तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है प्रैक्टिकल्स ऑफ केमिस्ट्री, और इसमें जो चैप्टर चल रहा है अपना, और ये है टाइट्रेशन, अनुमापन। आज हम इस चैप्टर में अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये है अम्ल क्षार अनुमापन का सूचक सिद्धांत। समझ गए ना कि जो अम्ल क्षार अनुमापन होता है, तो इस अनुमापन में जो सूचक प्रयुक्त किए जाते हैं वो अंतिम बिंदु पर अपना रंग परिवर्तन करते हैं। तो ये रंग परिवर्तन क्यों और कैसे होता है, इसमें यही बताया गया है। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, इंडिकेटर थ्योरी सूचक सिद्धांत के अनुसार अनुमापन के अंतिम बिंदु पर सूचक विलयन का रंग परिवर्तन करता है। समझ गए ना, ये अपन ने पढ़ा है कि जैसे ही अनुमापन का तुल्यता बिंदु आता है, अंतिम बिंदु आता है, तो जो आपने सूचक प्रयोग किए हैं वो सूचक पूरे विलयन का रंग बदल देते हैं जैसे ही अंतिम बिंदु आता है। अब आता है कि ये रंग परिवर्तन क्यों हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है बच्चों कि जो आपने सूचक मिलाए हैं पर्टिकुलर अम्ल क्षार अनुमापन में, तो ये जो सूचक होते हैं इनका अम्लीय माध्यम में अलग कलर होता है, क्षारीय माध्यम में अलग कलर होता है। तो अंतिम बिंदु के बाद तुरंत ही माध्यम का पीएच या माध्यम का जो नेचर है, प्रकृति, वो बदल जाती है। अगर अम्लीय है तो क्षारीय हो जाएगा, क्षारीय है तो अम्लीय हो जाएगा। और इस तरह से जो सूचक लिए गए हैं इंडिकेटर्स अम्ल क्षार अनुमापन में, ये माध्यम के पीएच के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो यही मैंने लिखा है कि अनुमापन के अंतिम बिंदु पर सूचक विलयन का रंग परिवर्तन करता है, और यह रंग परिवर्तन अंतिम बिंदु पर सूचक के आयनीकरण के कारण पाया जाता है। सूचक अपने आयनित रूप में तथा अनायनित रूप में अलग अलग रंग रखता है। जो एसिड बेस टाइट्रेशन के इंडिकेटर की जो थ्योरी है, अम्ल क्षार अनुमापन के सूचक का सिद्धांत है, वो यही है बच्चों कि जो सूचक होता है ना, वो अपने आयनित और अनायनित रूप में अलग अलग रंग रखता है, और अनुमापन के अंतिम बिंदु पर माध्यम का पीएच चेंज हो जाता है। और ये जो सूचक होते हैं ये बहुत ही ज्यादा पीएच सेंसिटिव होते हैं। मींस एक पीएच या एक अम्लीय या क्षारीय माध्यम इनका अलग रूप होता है, तो दूसरे माध्यम में इनका अलग रूप होता है, और इस तरह से ये आयनित और अनायनित रूप में रह सकते हैं, और इसी के कारण ही रंग परिवर्तन आता है। जैसे हम फिनोप्थिलीन की बात करें, एक एग्जाम्पल से समझते हैं ना, कि जो फिनोप्थिलीन होता है, तो ये फिनोप्थिलीन अगर मान लो दुर्बल अम्ल, ठीक है, और ये बता दूं कि यहां पर जो इंडिकेटर यूज किए गए हैं टाइट्रेशन में, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में, तो ये सूचक खुद ही दुर्बल अम्ल होते हैं या दुर्बल क्षार होते हैं। इसलिए तो माध्यम के पीएच चेंज होने से इनमें खुद ही आयनन या अनायनन हो जाता है। तो फिनोप्थिलीन इंडिकेटर जो होता है ना, ये दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है, मतलब खुद दुर्बल अम्ल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं अम्लीय सूचक। क्या बोलेंगे? अम्लीय सूचक। फिर से समझें, जो फिनोप्थिलीन इंडिकेटर है ये खुद ही दुर्बल अम्ल होता है, इसलिए इसको अम्लीय सूचक कहते हैं। अब दुर्बल अम्ल है और माध्यम अगर प्रबल अम्ल का आ जाए, कि आप HCl जैसे टाइट्रेट कर रहे हैं NaOH से, और HCl में आप फिनोप्थिलीन डाल दोगे, तो फिनोप्थिलीन दुर्बल अम्ल है। यहां पर सम आयन प्रभाव के कारण फिनोप्थिलीन अम्लीय माध्यम में आयनित नहीं होता, लेकिन क्षारीय माध्यम आ जाए तो पूर्ण आयनित हो जाएगा। बात समझ गए ना कि फिनोप्थिलीन दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्लीय सूचक है, और अम्लीय माध्यम में इसका आयनन नहीं होता, क्योंकि सम आयन प्रभाव के कारण यह आयनित नहीं होगा। किंतु जैसे ही क्षारीय माध्यम आता है इसका पूर्ण आयनन हो जाता है। जब ये अनायनित अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है फिनोप्थिलीन, तो हम मान लो HPH से शो करें फिनोप्थिलीन को, तो जब ये अनायनित रूप में है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में, तब ये रंगहीन होता है। और ये कहां दिखता है? एसिडिक मीडियम में। मतलब अगर आप HCl लें और NaOH से टाइट्रेट कर रहे हैं, तो उसमें HCl में अगर आप एक ड्रॉप फिनोप्थिलीन डाल दो, तो उस पूरे HCl सॉल्यूशन के रंग में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, रंगहीन ही रहेगा। और मान लो आप NaOH का टाइट्रेशन HCl से करा रहे हैं और अपने NaOH में एक ड्रॉप
फिनोप्थिलीन डाल दिए तो पूरा सॉल्यूशन पिंक हो जाएगा। अब मान लो हम अम्ल का अनुमापन क्षार से करा रहे हैं और आपने HCl में फिनोप्थिलीन डाला, बिल्कुल रंगीन हो गया, ठीक है। आपने उसमें NaOH मिलाना शुरू किया और अंतिम बिंदु पर जब पूरा अम्ल जो आप टाइट्रेशन करा रहे हैं जिसका, वो पूरा समाप्त हो गया, खत्म हो गया, तो अब अगर आपने एक ड्रॉप भी NaOH डाल दिया तो माध्यम एकदम से क्षारीय हो जाएगा, क्योंकि प्रबल क्षार NaOH, तो तुरंत फिनोप्थिलीन क्या होगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा और इस तरह टूटेगा H+ और PH। और ये जो आयोनाइज्ड फॉर्म है, आयनित रूप है, ये पिंक कलर का होता है और इस तरह से बेसिक मीडियम में फिनोप्थिलीन टोटली पिंक कलर का हो जाएगा। तो जब आप HCl में फिनोप्थिलीन डाल के इंडिकेटर का यूज टाइट्रेशन कर रहे हैं से, तो अंतिम बिंदु पर तुरंत पिंक कलर आएगा, हम टाइट्रेशन बंद कर देंगे, मतलब हमारा पूरा अम्ल टाइट्रेट हो चुका, रिएक्शन कर चुका। और मान लो उल्टा करें, आप NaOH ले लें और उसमें थोड़ा सा फिनोप्थिलीन डाल दें, पिंक कलर हो जाएगा पूरा सॉल्यूशन। अब उसमें आप HCl डालना शुरू करें, जैसे ही पूरा NaOH समाप्त होगा, बेसिक मीडियम समाप्त होगा, तो जो फिनोप्थिलीन है वो रिवर्स होके फिर से HPH मतलब फिनोप्थिलीन के अनआयोनाइज्ड फॉर्म में बदल जाएगा और इस तरह से पूरा का पूरा कलर पिंक से कलरलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने NaOH में जब फिनोप्थिलीन डाला होगा तो उसमें pH इस तरह आयनित रूप में था और इसलिए पिंक कलर था। आप HCl डालते जाओगे, NaOH टाइट्रेट हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, एक ड्रॉप भी H+ पूरे मीडियम को एसिडिक बना देगा और फिनोप्थिलीन फिर से रंगहीन रूप में आ जाएगा। तो बात समझ गए ना कि जो अम्ल क्षार सूचक हैं, अनुमापन में जो सूचक प्रयोग किए जाते हैं, इनका अम्लीय माध्यम में अलग रंग और क्षारीय माध्यम में अलग रंग होता है। ये कहीं पर अम्लीय माध्यम में अनआयोनाइज्ड है तो क्षारीय माध्यम में आयोनाइज्ड है। जैसे फिनोप्थिलीन में देखा, अम्लीय प्रकृति का होता है, खुद दुर्बल अम्ल, इसलिए अनायनित रूप में है, और जैसे ही आपने क्षार डाला, माध्यम क्षारीय अगर हो गया तो ये आयनित रूप में आता है और पिंक कलर देता है। इसलिए हम फिनोप्थिलीन इंडिकेटर का यूज प्रबल अम्ल का क्षार से अनुमापन, प्रबल क्षार से अनुमापन या प्रबल क्षार का प्रबल अम्ल से अनुमापन, कोई भी करें, हम फिनोप्थिलीन इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक माध्यम के बाद, अंतिम बिंदु के बाद माध्यम का pH एकदम से इतना चेंज हो जाता है कि HPH पूर्ण आयनित हो जाता है। बात क्लियर है यहां तक? इसी तरह से प्रबल क्षारीय माध्यम में रंग परिवर्तन करके तुल्यता, इस तरह से, तो वही लिखा है मैंने कि इस तरह प्रबल क्षारीय माध्यम में रंग परिवर्तन करके तुल्यता बिंदु का निर्धारण करता है, किंतु दुर्बल क्षारीय माध्यम में रंग परिवर्तन नहीं करता। हाँ, ये बता दूं कि फिनोप्थिलीन को प्रबल क्षारीय माध्यम चाहिए, मतलब एक ड्रॉप अंतिम बिंदु के बाद अगर आपने क्षार का एक ड्रॉप भी डाल दिया तो माध्यम एकदम से प्रबल क्षारीय हो जाना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब आप एक प्रबल क्षार से प्रबल अम्ल का अनुमापन कर रहे हैं। अगर आप दुर्बल अम्ल या प्रबल अम्ल का दुर्बल क्षार से अनुमापन करोगे तो अंतिम बिंदु पर आप कितना भी क्षार मिला दो, समझ गए बच्चों, वो अपना जो है माध्यम का pH जो है वो 8 से ऊपर जाने नहीं देगा, और होता भी नहीं है। और फिनोप्थिलीन pH 8 से ऊपर ही आयोनाइज्ड हो पाता है, जिससे रंग दिखाई देता है। तो हम इसका अनुप्रयोग दुर्बल क्षारीय माध्यम में नहीं कर सकते, केवल प्रबल क्षार और प्रबल अनुमापन में ही फिनोप्थिलीन का उपयोग किया जाता है। तो ये है आयनित और अनायनित रूप के बेस पर। एक और थ्योरी दी गई, बेंजीनॉइड और क्यूनोनॉइड थ्योरी, ठीक है, बेंजीनॉइड और क्यूनोनॉइड थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी है एक प्रकार से ये। तो देखो बच्चों, इसमें ये बोला गया है कि फिनोप्थिलीन अम्लीय माध्यम में इस रूप में रहता है। ये है फिनोप्थिलीन का स्ट्रक्चर, और इसमें देख रहे हैं कि तीनों बेंजीन रिंग है और इसीलिए इसको बोला गया है बेंजीनॉइड फॉर्म इन एसिडिक मीडियम, और ये टोटली कलरलेस रहता है। कैसा रहता है बच्चों? ये टोटली कलरलेस बेंजीनॉइड फॉर्म। तो यहां पर लिखा है कि फिनोप्थिलीन दो रूपों में पाया जाता है तथा ये दोनों रूप एक दूसरे में परिवर्तनीय होते हैं, और किसी एक माध्यम में एक रूप तथा दूसरे माध्यम में दूसरा रूप पाया जाता है। फिनोप्थिलीन का जो बेंजीनॉइड फॉर्म है वो एसिडिक मीडियम में है, इसमें सारे H+ अभी जुड़े हुए हैं और ये कलरलेस होता है। माध्यम क्षारीय बनाया तो यहां से फिनॉल का जो OH का एक H निकल गया और ये तुरंत इसमें एक रिंग जो है ये क्यूनोन बन गया, क्यूनोनॉइड फॉर्म में आ गया, और ये क्यूनोनॉइड फॉर्म जो होता है
यही उत्पन्न करता है बच्चों क्या, पिंक कलर। और अगर अम्लीय माध्यम कर दोगे तो फिर रिवर्स हो जाएगा, फिर रंगीन हो जाएगा। तो इस तरह से ये दूसरी थ्योरी है कि ये अपने केमिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें परिवर्तन होने के कारण ही इनमें रंग दिखाई देते हैं। आयनिक फॉर्म मतलब ये जो है H TH रूप में लिखा है, तो ये क्या है बच्चों, TS-। तो एक तो ये है। मिथाइल ऑरेंज की बात करें, मिथाइल ऑरेंज बहुत ही वीक बेसिक नेचर का होता है, मतलब ये क्षारीय सूचक है ना। ये कैसा है, दुर्बल क्षारीय सूचक। अब क्या होता है कि मिथाइल ऑरेंज को हम एक सिंपली फॉर्म में ऐसे लिखें MEOH मिथाइल ऑरेंज, और ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म है और ये बेसिक मीडियम में रहता है क्योंकि खुद दुर्बल क्षार है। तो प्रबल क्षारीय माध्यम में बच्चों या दुर्बल क्षारीय माध्यम में मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो अनायनित रूप में रहता है और इस समय इसका जो कलर होता है वो येलो होता है। मतलब यहां पर चाहे वीक बेस हो, ठीक है, यहां पर आप चाहे क्या लें, वीक बेस, और चाहे क्या ले लें आप, स्ट्रॉन्ग बेस, ये इसी रूप में रहेगा। जैसे फिनोप्थलीन है, यहां पर मैं लिख दूं कि जो ये फिनोप्थलीन है चाहे स्ट्रॉन्ग, ठीक है, एसिड मीडियम हो या वीक एसिड, ये इसी रूप में दिखेगा। लेकिन ये रूप केवल किस में मिलता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस के रूप। दुर्बल बेस में क्यूनोनाइड फॉर्म नहीं बनता क्योंकि इतने ज्यादा OH नहीं बनते कि वो इसको क्यूनोनाइड फॉर्म में बदल। तो इस तरह से मिथाइल ऑरेंज चाहे वीक बेस हो स्ट्रॉन्ग बेस, ये अनायनित रूप में रहेगा, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में, और इस समय इसका कलर होता है येलो। आपने प्रबल अम्लीय माध्यम, यहां पर क्या लिया है, प्रबल अम्लीय माध्यम, केवल प्रबल, दुर्बल अम्लीय माध्यम में। प्रबल अम्लीय माध्यम में ये इस तरह आयोनाइज्ड हो जाता है, OH निकल के बाहर हो गया। तो ये जो आयोनाइज्ड फॉर्म है इसका कलर होता है पिंक कलर, एसिडिक मीडियम, प्रबल अम्लीय माध्यम। तो इस तरह से अगर अंतिम बिंदु के बाद अगर आपने एक ड्रॉप भी अम्ल मिला दिया और वो अम्ल प्रबल है तो माध्यम का pH एकदम 3, 4, 2 तक पहुंच जाएगा और मिथाइल ऑरेंज टोटली आयोनाइज्ड हो जाता है, और आयोनाइज्ड होते ही ये पिंक कलर प्रोड्यूस कर देगा। तो इस तरह से हम इस इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं प्रबल अम्ल प्रबल क्षार अनुमापन में। अगर सोचो आप कि आपने एक प्रबल क्षार लिया और उसमें मिथाइल ऑरेंज मिला दिया, पूरा माध्यम कैसा रहेगा, येलो। फिर आप उसमें प्रबल अम्ल मिलाना शुरू करें, जब तक क्षार है माध्यम में तब तक कोई कलर नहीं आएगा, मतलब येलो ही रहेगा। और फिर जैसे ही आपने अंतिम बिंदु के बाद एक ड्रॉप भी प्रबल HCl डाल दिया या प्रबल अम्ल मिला दिया, माध्यम का pH एकदम से चेंज हो जाएगा और वहां पर मिथाइल ऑरेंज पूरा आयोनाइज्ड हो जाएगा और पिंक कलर लाएगा। और ये केवल प्रबल अम्ल में ही हो सकता है। आप अगर दुर्बल अम्ल का यूज कर रहे हैं जैसे एस्टिक एसिड, तो मिथाइल ऑरेंज उस दुर्बल माध्यम में आयोनाइज्ड नहीं होगा और वो अंतिम बिंदु के बाद भी येलो बना रहेगा। ठीक इसी तरह से मान लो आपने एक प्रबल अम्ल लिया है HCl और उसमें आपने मिथाइल ऑरेंज डाल दिया तो वो पिंक कलर हो जाएगा पूरा सॉल्यूशन। और अब आप उसमें क्या मिलाना शुरू करें कि आपने प्रबल अम्ल लिया और उसमें आपने मिथाइल ऑरेंज डाल दिया, पूरा पिंक कलर आ गया। अब आप उसमें मिलाना शुरू करें क्या, एक क्षार, प्रबल क्षार। तो जैसे ही पूरा का पूरा प्रबल अम्ल टाइट्रेट हो जाएगा तो पूरा पिंक कलर, जैसे ही अंतिम बिंदु आएगा उसके बाद एक ड्रॉप भी आपने डाल दिया बेस स्ट्रॉन्ग, तो एकदम से मिथाइल ऑरेंज येलो हो जाएगा और इस तरह से हमें अंतिम बिंदु पता चल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप एक प्रबल अम्ल प्रबल क्षार अनुमापन में इसका यूज कर सकते हैं, किसका, मिथाइल ऑरेंज का। अच्छी तरह बात समझ गए ना। तो इस तरह से हमें मिथाइल ऑरेंज को पूर्ण आयनित करना है तो हमें चाहिए प्रबल अम्ल, इसलिए इसका यूज, मिथाइल ऑरेंज का यूज प्रबल अम्ल और इस तरह से जो है दुर्बल क्षार या प्रबल क्षार अनुमापन में कर सकते हैं। मतलब हमें आयोनाइज करना है तो प्रबल क्षार चाहिए, सॉरी प्रबल अम्ल चाहिए मिथाइल ऑरेंज का। तो हम मिथाइल ऑरेंज का यूज एक प्रबल, ठीक है, क्षारीय माध्यम में या दुर्बल क्षारीय माध्यम में कर सकते हैं।
और इस तरह से फिनोल्फथलीन इंडिकेटर समझ गए आप। ठीक है, तो अभी हम और आगे समझेंगे इंडिकेटर का सिलेक्शन कैसे किया जाता है अम्लीय क्षार अनुमापन में। अभी तो आप ये समझ गए कि कौन सा किस रूप में होता है। अब देखो बेंजीनॉइड और क्यूरेनॉइड थ्योरी अगर हम मिथाइल ऑरेंज के लिए लगाएं तो मिथाइल ऑरेंज का ये है बेंजीनॉइड फॉर्म, ये है 2 बेंजीन रिंग, और ये हम जानते हैं येलो कलर इन बेसिक मीडियम, चाहे दुर्बल बेस हो या प्रबल बेस हो, इस तरह से ये क्या रहता है येलो कलर का। ठीक है, और आपने उसमें एसिड डालना शुरू किया तो ये बदल जाता है क्यूनोनॉइड फॉर्म में, और इस समय ये आ जाता है पिंक कलर। तो इसका मतलब है प्रबल अम्लीय माध्यम में जो पिंक कलर आ रहा है किसका, मिथाइल ऑरेंज का, वो क्यूनोनॉइड फॉर्म के कारण है। और येलो कलर किसके कारण है, बेंजीनॉइड। तो एक तो यही पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि फिनोल्फथलीन का रंगहीन जो है उसमें आपने देखा था वो बेंजीनॉइड के कारण है, और जो पिंक कलर आया था वो क्यूनोनॉइड के कारण है। अगर हम मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो येलो कलर बेंजीनॉइड फॉर्म के कारण है जो बेसिक मीडियम में है, और क्यूनोनॉइड फॉर्म जो है ये है पिंक कलर का, जो कि किस मीडियम में दिखाई देता है, एसिडिक मीडियम। तो इस तरह से आपको ये क्यूनोनॉइड और बेंजीनॉइड थ्योरी यहां पर भी लगती है। तो आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम अगला पॉइंट में आते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो इंडिकेटर्स हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फिक्स पॉइंट पीएच आया और कलर 7 के ऊपर 1 पॉइंट बढ़ते ही कलर चेंज कर देता है, ऐसा नहीं होता। इनको आयोनाइज्ड होने के लिए कुछ अमाउंट में H+ चाहिए, तब ज्यादा से ज्यादा ये आयोनाइज्ड होते हैं तब कलर आना शुरू होता है। तो इनकी एक पीएच की लिमिट है, रेंज है, जिससे वो स्टार्ट होते हैं और जिस पर वो पूरा होता है पिंक कलर या कलरलेस हो जाते हैं, तो वो पीएच रेंज कहलाती है, पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर, सूचक की पीएच परास। इसी को बोला गया है कलर ट्रांजिशन रेंज, रंग संक्रमण परास, CTR। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कि अम्ल क्षार अनुमापन में जो आप टाइट्रेशन में जो सूचक यूज कर रहे हैं उनमें आपको कौन से सूचक की CTR क्या है, पीएच परास क्या है, जहां पर ये अपना रंग परिवर्तन दर्शाते। ठीक है, तो देखो यही लिखा है मैंने कि अम्ल क्षार सूचक किसी निश्चित पीएच परास में, मतलब ऐसा नहीं कि फिक्स पॉइंट पीएच है कि फिक्स पीएच बिंदु पर, एक परास है, एक लिमिट है, एक पीएच परास पर अपना रंग परिवर्तन दर्शाते हैं, जिसे हम सूचक का पीएच परास CTR बोलते हैं। मतलब इतनी परास के नीचे या ऊपर ही इनका कलर चेंज होता हुआ दिखाई देगा। जैसे फिनोल्फथलीन की CTR होती है क्या, ग्रेटर देन 8 पीएच से, 8 पीएच 8 से ज्यादा। इसका मतलब समझ रहे हो कि फिनोल्फथलीन अपना रंग केवल तभी परिवर्तन कर सकता है या अपना जो पिंक कलर है वो तभी प्रोड्यूस कर सकता है जब माध्यम का पीएच जो है वो 8 से ज्यादा आना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है बच्चों जब हम किसी अम्ल का, चाहे वो प्रबल अम्ल हो चाहे दुर्बल अम्ल हो, उसका अनुमापन किससे कर रहे हो, केवल प्रबल क्षार से। तो प्रबल क्षार का एक बूंद भी अंतिम बिंदु के बाद अगर मिला दिया जाए तो माध्यम का पीएच 8 से ऊपर पहुंच जाता है, और इस तरह से फिनोल्फथलीन तुरंत अपना रंग बदल देता है। लेकिन अगर हम दुर्बल अम्ल या प्रबल अम्ल का अनुमापन किसी दुर्बल क्षार से करें तो अंतिम बिंदु के बाद आप कितना भी क्षार मिला दो, पीएच 8 से ऊपर नहीं बढ़ेगा और फिनोल्फथलीन सूचक अपना रंग परिवर्तन नहीं करेगा। इसका मतलब है कि फिनोल्फथलीन सूचक का अनुप्रयोग हम दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल के अनुमापन में केवल प्रबल, मतलब दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल को प्रबल क्षार के अनुमापन में ही प्रयोग कर सकते हैं, दुर्बल क्षार के साथ अनुमापन में नहीं कर सकते। बात क्लियर है कि दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल का अनुमापन जब आप एक प्रबल क्षार से कर रहे हो तो ही आपको ये इंडिकेटर फिनोल्फथलीन यूज कर सकते हैं। प्रबल अम्ल या दुर्बल अम्ल का अनुमापन दुर्बल क्षार से करें तो हम इस टाइट्रेशन में इसका यूज नहीं कर सकते। तो फिनोल्फथलीन का सूचक का उपयोग अच्छी तरह से समझना है, प्रबल क्षार प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल, इस टाइट्रेशन में कर सकते हैं। लेकिन फिनोल्फथलीन का यूज कहां नहीं कर सकते, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार या दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार में नहीं कर सकते, क्योंकि
प्रबल क्षार ही पीएच रेंज 8 से ऊपर पहुंचा सकता है, दुर्बल अम्ल पीएच रेंज से ऊपर नहीं पहुंचा सकता। इंडिकेटर की जो पीएच रेंज है सीटीआर वो है 8.3 से 10.3। मिनिमम इतना पीएच तो चेंज होना चाहिए मीडियम का, मतलब 8.3 से ऊपर और 10.3 तक हो, इससे ऊपर तो होगा ही होगा। ठीक इसी तरह मिथाइल ऑरेंज की देखो सीटीआर पीएच लेस देन 4 आ रहा है, 3.3 से 4.4 के बीच का होता है ये पीएच रेंज। अब इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि अगर हम टाइट्रेशन कर रहे हैं किसी दुर्बल क्षार या प्रबल क्षार का अनुमापन अगर हम प्रबल अम्ल से करेंगे तब ये इंडिकेटर यूज कर सकते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि अंतिम बिंदु के बाद अगर आप प्रबल अम्ल का एक ड्रॉप भी डाल दिया ना तो पीएच एकदम 4 से नीचे चला जाएगा प्रबल अम्ल के कारण और तुरंत मिथाइल ऑरेंज अपना कलर बदल देगा। तो इसका मतलब है कि हम किसी भी दुर्बल क्षार या प्रबल क्षार का अनुमापन किसी प्रबल अम्ल से करें तब हम इस इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। तो देखो यहां पर भी प्रबल अम्ल प्रबल क्षार आ रहे हैं, फिनोल्फथलीन में भी प्रबल अम्ल प्रबल क्षार आ रहे हैं। तो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार अनुमापन में हम किसी भी इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं, फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज दोनों का। लेकिन अगर दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का अनुमापन कर रहे हैं तब तो आप फिनोल्फथलीन यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रबल अम्ल के साथ दुर्बल क्षार का अनुमापन में आप फिनोल्फथलीन का यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल जस्ट ऐसा ही मिथाइल ऑरेंज में याद रखना है कि दुर्बल क्षार या प्रबल क्षार के अनुमापन में केवल प्रबल अम्ल का ही यूज कर सकते हैं, तब हम मिथाइल ऑरेंज का यूज कर सकते हैं। क्योंकि प्रबल अम्ल मिलाने के से अंतिम बिंदु के बाद पीएच इतने नीचे जा सकता है और यहीं पर मिथाइल ऑरेंज कलर देगा चेंज, अन्यथा कलर चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह से ये है सीटीआर के बारे में। आप समझ गए, हर एक इंडिकेटर की अपनी एक परास है। अगर किसी की परास अम्लीय माध्यम में आ रही है तो उस सूचक का उपयोग केवल प्रबल अम्लीय माध्यम में कर सकते हैं, और अगर किसी की पीएच रेंज क्षारीय माध्यम में आ रही है तो उस सूचक का प्रयोग हम केवल प्रबल क्षारीय माध्यम में ही कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। अब देखो आरेनियस ने क्या कहा है। आरेनियस के अनुसार किसी सूचक की किसी भी प्रजाति द्वारा यदि रंग उत्पन्न किया जाना है तो कलर ड्यू टू अगर अनआयोनाइज्ड फॉर्म तो आयोनाइज्ड फॉर्म से 10 गुना ज्यादा सांद्रता रखनी होगी। मतलब बात समझ रहे हो कि अगर किसी सूचक को अपना रंग उत्पन्न करना है, चाहे वो आयोनाइज्ड फॉर्म के कारण या अनआयोनाइज्ड, अगर अनआयोनाइज्ड फॉर्म के कारण अपना कलर उत्पन्न करना है तो उसके आयोनाइज्ड फॉर्म से लगभग 10 गुना ज्यादा सांद्रता होनी चाहिए अनआयोनाइज्ड फॉर्म की। और अगर आयोनाइज्ड फॉर्म के कारण कलर उत्पन्न होना है तो अनआयोनाइज्ड से 10 गुना ज्यादा सांद्रता होनी चाहिए। जैसे फिनोल्फथलीन का पिंक कलर आना है, जो किसके कारण आता है बच्चों? आयोनाइज्ड फॉर्म के कारण। तो इसका मतलब है कि ये जो आयोनाइज्ड फॉर्म है पीएच माइनस, इसकी सांद्रता इसके अनआयोनाइज्ड फॉर्म मतलब एचपीएच से 10 गुना ज्यादा हो या इससे भी ज्यादा होती जाएगी तो एकदम क्या आ जाएगा? पिंक कलर। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल बराबर हुए पिंक कलर आ जाए। ये कह रहा है कि जिस रूप के कारण रंग आ रहा है उस रूप की सांद्रता उसके उस रूप से 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए जो रंग नहीं दे रहा है। जैसे पिंक कलर फिनोल्फथलीन का लाना है तो पीएच माइनस आयोनाइज्ड फॉर्म की जो सांद्रता है वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म से 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए। और अगर रंगहीन रखना है तो एचपीएच की सांद्रता पीएच माइनस से 10 गुना ज्यादा होगी तो रंगहीन हो जाएगा। तो इस तरह से प्रबल क्षारीय माध्यम में पीएच की सांद्रता एचपीएच से 10 गुना या इससे भी ज्यादा हो जाती है, इसलिए पिंक कलर आ जाता है। और रंगहीन माध्यम में एचपीएच की सांद्रता पीएच से 10 गुना से भी ज्यादा हो जाती है, इसलिए रंगहीन हो जाता है। अगर हम मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज MEOH येलो कलर इसके कारण है और Me+ के कारण पिंक है। तो इसका मतलब है कि अगर पिंक कलर लाना है तो Me+ की सांद्रता MEOH से 10 गुना या इससे ज्यादा हो, और अगर येलो कलर लाना है तो MEOH की सांद्रता Me+ से 10 गुना ज्यादा हो। तो ये बात अच्छी तरह समझ गए ना कि अगर कोई भी कलर चेंज आना है तो ये कलर चेंज लाने के लिए वो कह रहा है जिस रूप के कारण कलर आता है उसकी सांद्रता उसके दूसरे रूप से 10 गुना ज्यादा मिनिमम होनी चाहिए। और इस तरह की सांद्रता परिवर्तन करने के लिए हमें माध्यम के पीएच को 1 या 2 यूनिट चेंज करना पड़ता है। इसलिए CTR2 देख रहे हैं आप, वो 2 पीएच रेंज के बीच में आता है।
समझ गए ना कि 10.3 से अगर पीएच ज्यादा हो जाए तो एच पीएच में से पीएच की सांद्रता 10 गुना ज्यादा हो जाएगी, और अगर 8.3 से नीचे चला गया पीएच तो जो फिनोल्फथालीन का अनआयोनाइज्ड फॉर्म है वो 10 गुना सांद्रता रख लेगा। ठीक है, तो यहां पर अभी हम देखते हैं। तो इस तरह से यहां तक बात समझ गए अब अच्छी तरह से। फिर हम आते हैं सीटीआर का निर्धारण, कलर ट्रांजिशन रेंज कैसे निकाली गई है। तो देखो बच्चों, फिनोल्फथालीन एक अम्लीय दुर्बल अम्ल है। क्या है ये? एक दुर्बल अम्ल है ना। अब दुर्बल अम्ल है तो यह इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो हम इसका के आई एन लिखें तो हम यही लिखेंगे ना बच्चों, एच पी एच माइनस अपॉन एच पी एच। तो H प्लस अगर हम लें ऐसे तो हम लिखेंगे के आई एन इंटू एच पी एच। ठीक है, इस तरह से, और अपॉन में क्या आ जाएगा? पी एच माइनस। अब आप इसका लॉग और माइनस लॉग लोगे तो ये फॉर्म आ जाएगा। तो इस तरह से ये है इंडिकेटर की पीएच रेंज निकालने का फॉर्मूला, पी आई एन प्लस लॉग पी एच माइनस अपॉन एच पी एच। जैसे बिल्कुल बफर सॉल्यूशन का था ना बच्चों, एसिडिक बफर का, बिल्कुल वही रिलेशन है। ऊपर सॉल्ट की सांद्रता, मतलब यहां पर कॉन्जुगेटेड बेस की सांद्रता लेते हैं, यहां कॉन्जुगेटेड एसिड की सांद्रता लेते हैं लॉग के साथ, और यहां पी के ए लिखते हैं वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, बिल्कुल यहां पर भी वही है। ये जो पी के आई एन है यहां पर, ये जो पी के है ना, ये के आई एन है, ये कहलाता है सूचक का वियोजन स्थिरांक। और एच पी एच मतलब ये मोलर सांद्रताओं को व्यक्त कर रहा है ब्रैकेट में। तो इस तरह से अम्लीय, दुर्बल अम्ल, मतलब जो अम्लीय सूचक होते हैं, दुर्बल अम्ल जो अम्लीय सूचक है, ठीक है, उन अम्लीय सूचक की पीएच रेंज निकालने का फॉर्मूला है पीएच इक्वल टू पी के आई एन प्लस लॉग पीएच माइनस अपॉन एच पी एच। अब आता है पीएच परास कैसे निकाली जाए। तो देखो, अगर हम जानते हैं कि पिंक कलर लाना है तो पीएच माइनस की सांद्रता एच पी एच से 10 गुना ज्यादा, 10 गुना के बराबर या उससे अधिक हो। मतलब अगर हम मिनिमम ले लें कि एच पी एच मतलब पीएच माइनस और एच पी एच की सांद्रताओं का अनुपात 10 रख दें इस फॉर्मूले में, पिंक कलर लाना है। तो यहां पर देखो, अब पी के आई एन जो होता है फिनोल्फथालीन का, वो होता है 9.3। तो यहां पर रख देंगे 9.3 और यहां हो गया लॉग 10, तो लॉग 10 की वैल्यू होगी 1, तो ये आ गया पीएच 10.3। इस तरह फिनोल्फथालीन के पिंक कलर के लिए माध्यम का पीएच 10.3 से अधिक होना चाहिए। बात समझ गए ना कि अगर फिनोल्फथालीन को अपना कलर पिंक करना है तो क्षारीय माध्यम में ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि पिंक कलर आने के लिए माध्यम का पीएच 10.3 से अधिक होना चाहिए, और ये तभी संभव है बच्चों जब हम एक प्रबल क्षार लें। तो प्रबल क्षार की एक ड्रॉप भी अंतिम बिंदु के बाद पीएच 10.3 से ऊपर पहुंचा देगा और तुरंत पिंक कलर आ जाएगा। अगर हम दुर्बल क्षार का यूज करते हैं तो दुर्बल क्षार ज्यादा पीएच चयन नहीं करते, 8 से ऊपर जाने ही नहीं देंगे, और ऐसे में क्या होगा, फिनोल्फथालीन रंग बदलेगा ही नहीं। इसलिए हम दुर्बल क्षार से अनुमापन में हम फिनोल्फथालीन का यूज नहीं कर सकते। इसका यूज कर सकते हैं एक प्रबल अम्ल या दुर्बल अम्ल का अनुमापन एक प्रबल क्षार से। समझ गए ना, ये पॉइंट याद रखना है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि प्रबल या, ठीक है, दुर्बल अम्ल के प्रबल क्षार के साथ अनुमापन, ठीक है, अनुमापन में फिनोल्फथालीन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दुर्बल क्षार के साथ नहीं कर सकते। किंतु यहां पर ध्यान रखना है, दुर्बल क्षार के साथ नहीं कर सकते हैं। बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो ये है पिंक इसका, है ना। तो कलरलेस, अब आता है कि कलरलेस सॉल्यूशन लाना है तो यहां पर HPH की जो सांद्रता है वो pH माइनस से 10 टाइम ज्यादा या बराबर हो। तो हम यहां पर pH माइनस HPH 1/10 रखेंगे तो ये आएगा
9.3 प्लस log 1/10 मीन्स 8.3। इसका मतलब क्या है बच्चों कि विलयन के रंगहीन होने के लिए माध्यम का पीएच 8.3 से कम होना चाहिए। अब चाहे दुर्बल अम्ल ले लो और चाहे क्या ले लो बच्चों, प्रबल अम्ल, पीएच 8.3 से नीचे चला जाएगा और पूरा माध्यम रंगहीन हो जाएगा। तो इस तरह से पीएच, जो फिनोप्थिलीन की पीएच परास है, वो 8.3 से 10.3 के मध्य होती है। पिंक कलर लाने के लिए पीएच 10.3 से ज्यादा होना चाहिए, कलरलेस होने के लिए 8.3 से कम। तो ये है इस तरह से फिनोप्थिलीन की CTR का निर्धारण। बात अच्छी तरह समझ गए ना। अब दूसरा देखो, मिथाइल ऑरेंज बेसिक इंडिकेटर है, और जब बेसिक इंडिकेटर आयोनाइज्ड होगा तो बी ये बनेगा। तो इसके कारण हम जानते हैं कि ये पीला कलर उत्पन्न करता है। ये इसके कारण कौन सा रंग है बच्चों, पीला, है ना। और यहां पर इसके कारण कौन सा है, गुलाबी, पिंक कलर। अब देखो, इसके लिए हमें पहले इसकी पीओएच लेनी पड़ेगी। मतलब अगर हम यहां देखें तो हम KIN लिखेंगे तो हम लिखेंगे क्या, Me प्लस OH माइनस अपॉन MEOH। तो हम यहां पर OH माइनस निकालें तो KIN इंटू यहां क्या हो जाएगा बच्चों, MEOH अपॉन में क्या, OH माइनस। अब इसमें माइनस एंटी लॉग के मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली POH ही आ जाएगा। समझ गए ना। तो यहां पर पहले बेसिक इंडिकेटर का POH निकलेगा, और अब आप पीएच परास निकालना चाह रहे हैं तो 14 माइनस POH कर दो। तो इससे आपको बेसिक इंडिकेटर की पीएच परास चलेगी। जैसे POH फॉर पिंक कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज, की पिंक कलर लाना है तो POH क्या चाहिए, तो हम Me अपॉन MUH का जो रेशियो है वो 10 लें और यहां पर रखें। तो इस तरह से ये आएगा POH 9.7, इसका क्या होता है PKIN, और log 10 की वैल्यू तो 10.7। इसका मतलब ये होता है कि POH ये आ गया। अब आप pH निकाल लें तो POH ये हो गया, तो pH 14 माइनस POH, तो ये आ गया आपका 3.3। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि मिथाइल ऑरेंज अगर पिंक कलर उत्पन्न करना है तो माध्यम का pH 3.3 से कम हो जाना चाहिए। मिनिमम तो इतना pH चाहिए, उससे नीचे जितना होगा तो वो पिंक कलर तो रखेगी रखेगा। इस तरह से। और ये कब संभव है बच्चों, जब आप एक प्रबल क्षार या दुर्बल क्षार का अनुमापन एक प्रबल अम्ल से करें, तभी ये होगा। क्योंकि प्रबल अम्ल अंतिम बिंदु के बाद अगर एक ड्रॉप भी आ गया ना तो वो माध्यम की पीएच को इतना नीचे ला सकता है। लेकिन अगर आप दुर्बल क्षार या प्रबल क्षार का अनुमापन दुर्बल अम्ल से करें तो इसमें हम मिथाइल ऑरेंज नहीं ले सकते, क्योंकि कलर ही चेंज होगा। क्यों, क्योंकि अंतिम बिंदु के बाद आप दुर्बल अम्ल कितना भी मिला दो वो पीएच को 3.3 तक तो नहीं पहुंचा सकता, और ऐसे में मिथाइल ऑरेंज अपना रंग बदल ही नहीं करेगा, तो वो अंतिम बिंदु के बाद भी येलो दिखेगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि दुर्बल क्षार या प्रबल क्षार अनुमापन में जब हम प्रबल अम्ल का यूज करते हैं तो मिथाइल ऑरेंज का यूज कर सकते हैं, लेकिन दुर्बल अम्ल के अनुमापन में ऐसा नहीं कर सकते। अब आते हैं येलो कलर। तो येलो कलर के लिए जो MUH की सांद्रता है वो Me से 10 गुना ज्यादा हो। तो और आगे जाए तो POH निकाल लें तो ये आ जाएगा, हम यहां पर 1/10 रखें 8.7, तो pH आ गया 5.3। अतः माध्यम का pH 5.3 से अधिक होने पर येलो कलर उत्पन्न हो जाएगा। तो चाहे प्रबल क्षार ले लें चाहे दुर्बल क्षार ले लें, माध्यम का pH तो 5.3 से ज्यादा ही होगा, 8 से ऊपर ही होगा, तो क्षारीय माध्यम में येलो कलर उत्पन्न रहेगा। इस तरह से CTR की जो लिमिट है मिथाइल ऑरेंज की वो है 5.3 से 3.3। तो येलो कलर लाना है तो pH 5.3 से नीचे रखना होगा, और पिंक कलर लाना है तो 3.3 से। इस तरह से मिथाइल ऑरेंज का यूज किसी दुर्बल क्षार या प्रबल क्षार का प्रबल अम्ल के साथ अनुमापन में प्रयोग कर सकते हैं। तो हम यहां पर ध्यान रखें कि दुर्बल क्षार, ठीक है, दुर्बल या प्रबल क्षार का अनुमापन जब किससे करते हैं बच्चों, प्रबल अम्ल से, तब मेथिल ऑरेंज का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ये पॉइंट लिख दो, किंतु
दुर्बल अम्ल के साथ अनुमापन में प्रयुक्त नहीं कर सकते। समझ गए कि अगर आप एक दुर्बल अम्ल के साथ अनुमापन कर रहे हैं प्रबल क्षार का या दुर्बल क्षार का, तो इस सूचक का यूज नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात पता चल रही है बच्चों कि अगर हमें प्रबल अम्ल या दुर्बल अम्ल का अनुमापन प्रबल क्षार से कराना है तो मिथाइल ऑरेंज यूज कर सकते हैं। दुर्बल क्षार या प्रबल क्षार का अनुमापन प्रबल अम्ल से कराना है तो मिथाइल ऑरेंज का यूज कर सकते हैं। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार दोनों का अनुमापन एक साथ कराना है तो दोनों इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में आप देख रहे हैं प्रबल प्रबल तो आ ही रहे हैं। लेकिन दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार अनुमापन में आप इन दोनों इंडिकेटर का यूज नहीं कर सकते। अब देखो यहां पर आया है, तो यहां तक बात समझ गए ना सीटीआर अच्छी तरह से। अब मैं समझता हूं आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी कि कौन से सूचक का सिलेक्शन कहां करना है। अब देखो प्रबल अम्ल क्षार अनुमापन में सूचक का चयन करना है तो वो किन बिंदुओं पर आधारित होता है बच्चों। आपने पूरी थ्योरी समझ ली, अच्छी तरह से समझ लिया। अब अनुमापन में सूचक का अगर हमें किसी सूचक का चयन करना है तो हमें क्या बिंदु रखने होंगे। तो पहला ये लिखा है कि अनुमापन दो विपरीत प्रकृति के घटकों के मध्य अनुमापन होता है। ये तो आप समझते हैं, एक अम्ल एक क्षार के बीच में क्रिया हो रही है तो दो विपरीत नेचर के हैं। अम्ल क्षार अनुमापन में केवल ऐसे सूचक प्रयोग किए जा सकते हैं जिनका सीटीआर अनुमापन के दौरान पीएच परिवर्तन में आता हो। मतलब अम्ल क्षार अनुमापन में जो आपने सूचक अभी देखे, चाहे वो मिथाइल ऑरेंज हो और चाहे फिनोप्थिलीन, हम इनका यूज तभी कर सकते हैं ना जब इनकी जो सीटीआर है वो माध्यम के पीएच में होने वाले परिवर्तन के में आती हो। जैसे फिनोप्थिलीन की सीटीआर 8 से 10 के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब है कि अनुमापन में अंतिम बिंदु के बाद माध्यम का पीएच 8 से ऊपर, मतलब 10 से ऊपर तक जाना चाहिए। समझ गए ना। और अम्लीय में देखा आपने मिथाइल ऑरेंज में कि 3 से नीचे आनी चाहिए। तो इस तरह से ये कह रहा है कि अम्ल क्षार अनुमापन में केवल ऐसे सूचक प्रयोग किए जा सकते हैं जिनका सीटीआर अनुमापन के दौरान, ऐसे ध्यान रखें, अनुमापन के दौरान, ठीक है, पीएच बिंदु के बाद, ठीक है, अनुमापन के दौरान पीएच बिंदु के बाद पीएच परिवर्तन की परास में आना चाहिए। बात क्लियर है कि फिनोप्थिलीन तभी हम यूज करेंगे जब पीएच अंतिम बिंदु के बाद 10 से ऊपर तक पहुंच जाए। मिथाइल ऑरेंज का हम यूज तभी कर सकते हैं जब अनुमापन के अंतिम बिंदु के बाद माध्यम का पीएच 4 से नीचे पहुंच जाए। तो ये ध्यान रखना होता है। अनुमापन के अंतिम बिंदु का पीएच प्रयुक्त अम्ल क्षार की प्रकृति पर निर्भर करता है बच्चों, कि जब अंतिम बिंदु आता है तो उस अंतिम बिंदु का पीएच क्या होगा, 7 होगा या 7 से कम होगा या 7 से अधिक होगा। ये प्रयुक्त अम्ल क्षार की प्रकृति पर निर्भर करता है। देखो वैसे तो रूल अगर देखें तो हम जानते हैं कि अम्ल और क्षार जब पूर्ण उदासीन हो जाएंगे तो माध्यम का पीएच 7 होगा। तो इसका मतलब है अंतिम बिंदु का पीएच क्या होना चाहिए, 7। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि अंतिम बिंदु में जो लवण बना है अम्ल क्षार की क्रिया से, तो वो लवण क्या होता है, जल अपघटित हो सकता है। और जल अपघटित होने से अम्ल भी बना सकता है, प्रबल अम्ल या फिर प्रबल क्षार बना सकता है। तो पूरा उदासीन हो गया और हम जानते हैं 7 पे हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी मान लो अम्ल लग रहा है, तब जाके अंतिम बिंदु का सही मान मिल रहा है या उससे कम लग रहा है, तब इसका मतलब है कि लवण क्या हो रहा है, जल अपघटित हो रहा है। तो देखो आपने जल अपघटन, लवण जल अपघटन में पढ़ा है कि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बने लवण जल अपघटित नहीं होते। मतलब अंतिम बिंदु पर जो लवण बन गया वो किसी भी प्रकार से जल से क्रिया नहीं करेगा, ना तो अम्ल बनाएगा ना क्षार बनाएगा। मींस अंतिम बिंदु पर जो लवण बन गया वो वैसा ही रहेगा और हमें प्रबल अम्ल प्रबल क्षार अनुमापन में जो एंड पॉइंट मिलेगा वो पीएच 7 पे मिलेगा। इस तरह से फिक्स रहेगा।
बात क्लियर है कि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार अनुमापन का एंड पॉइंट 7 पे ही मिल जाएगा। अब देखो दूसरा है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन में एंड पॉइंट कहां मिलेगा। तो देखो बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बने हुए लवण, जैसे ही अंतिम बिंदु में वो जो लवण बना या जो भी लवण बनता जा रहा है, अनुमापन के दौरान जो लवण बनता जा रहा है वो दोबारा जल अपघटित हो जाएगा, और जल अपघटित होगा तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा, तो पूरा मीडियम एसिडिक हो जाएगा। तो पूरा लवण उदासीन हो गया, जितना आपने मोल लिए थे, उसके बाद भी पीएच 7 नहीं मिलता एंड पॉइंट पर, बल्कि उससे नीचे चला जाता है। क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो क्या होगा, जल अपघटित होगा और उससे दोबारा एच उत्पन्न हो जाएंगे, इसलिए एंड पॉइंट 7 में ना मिलके पीएच 7 से नीचे चला जाएगा बच्चों, क्योंकि माध्यम तो अम्लीय हो गया। तो इस तरह से होता है। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का टाइट्रेशन है तो जल अपघटन के बाद, ठीक है सर, यहां पर मैं बता रहा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस टाइट्रेशन में एंड पॉइंट 7 से नीचे जा रहा है बच्चों, सॉरी, यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड जल अपघटित नहीं होगा, लेकिन वीक बेस जो है उसका जो आयन है, समझ गए ना, तो वो जल अपघटित हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो बना वो टोटल H प्लस प्रोड्यूस कर देगा, जबकि जो लवण है वीक बेस जो बन रहा है वो जल अपघटित होने के बाद एक बार बन गया तो माध्यम में वो बना रहेगा, लेकिन एसिड जो बना है जल अपघटन से, स्ट्रॉन्ग एसिड, वो H प्लस बढ़ा देगा और ऐसे में माध्यम का पीएच 7 से नीचे चला जाएगा। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है, ये लवण जल अपघटित होगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा, क्योंकि मीडियम फिर से बेसिक हो जाएगा, तो इनका पीएच 7 से अधिक आएगा। अच्छी तरह से सुन लें फिर से एक बार, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन में लवण जल अपघटित नहीं होता, इसलिए एंड पॉइंट 7 पे ही मिल जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का लवण जल अपघटित होता है तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड पूर्ण आयनित हो जाता है दोबारा, तो H प्लस के कारण माध्यम का पीएच एंड पॉइंट आ जाने के बाद भी 7 से नीचे चला जाता है। और स्ट्रॉन्ग बेस में ऐसा होगा कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जल अपघटन से बनेगा, तो बेस के कारण OH बढ़ जाएंगे, तो एंड पॉइंट 7 से अधिक दिखाई देगा, पीएच 7 से अधिक, क्योंकि वहां मीडियम क्षारीय हो जाएगा अभी भी। और वीक एसिड वीक बेस का जो टाइट्रेशन है उसका एंड पॉइंट अप्रोक्सीमेट 7 ही आसपास आता है। तो इस तरह से अनुमापन के अंतिम बिंदु पर पीएच जो है क्या होगा, ये हमें इससे पता चलता है। तो एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों ये टॉपिक, जो स्ट्रॉन्ग है ना वही मीडियम बन जाएगा, और अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो पीएच 7 से नीचे चला जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा तो पीएच 7 से, ठीक है, ऊपर हो जाएगा, और दोनों वीक है तो लगभग 7 रहेगा, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो 7 ही रहेगा, इस तरह से। अब अगला हम आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। तो देखो बच्चों, ऐसे अनुमापन में अंतिम बिंदु के बाद यदि क्षार मिलाया जाता है तो विलयन का पीएच 8 से अधिक हो जाता है, और अम्ल मिलाया जाता है तो पीएच 3 से नीचे हो जाता है। अतः इस अनुमापन में फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। ये तो मैं ऊपर से बताता रहा हूँ, क्योंकि देखो इनकी जो ये है पीएच की जो चेंज है, यहाँ मान लो हम अम्ल को टाइट्रेंड ले लें और क्षार को टाइट्रेंट ले लें, मतलब हम क्षार मिला रहे हैं अम्ल में, तो हमारा ये जो है, ठीक है, अब ये ज्ञात विलयन है, मान लो आपके पास ये ज्ञात है और ये क्या है बच्चों, अज्ञात है। तो यहां पर मैंने पीएच लिया और यह क्षार का आयतन, तो इनकी जो पीएच परास है, अब देखो कि माध्यम का पीएच अगर बिल्कुल प्रबल अम्ल है तो पीएच काफी नीचे होगा, लगभग यहां मान लिया जाए कि 2 है, ठीक है। अब आपने उसमें क्या मिलाना शुरू किया, क्षार, तो अम्ल उदासीन होना लगेगा, उदासीन होगा तो पीएच बढ़ना शुरू होगा, और पॉइंट जो है एंड पॉइंट हमें मिल जाएगा पीएच 7 में। तो आप देखते हैं कि यहां पर किसकी, मिथाइल ऑरेंज की परास आ रही है, ठीक है, और यहां पर आप देख रहे हैं कि अंतिम बिंदु के बाद अगर आपने एक ड्रॉप भी डाल दिया ना तो एकदम पीएच 8 से ऊपर पहुंच जाएगा, और ये किसको क्रॉस कर जाएगा, फिनोल्फथलीन की रेंज को। तो ये जो है ये है किसकी, फिनोल्फथलीन रेंज, ठीक है, और ये मिथाइल ऑरेंज की रेंज। तो ये जो लाइन दिख रही है ना, आप देख रहे हैं अनुमापन में कि अगर प्रबल अम्ल का अनुमापन प्रबल क्षार से कर रहे हैं तो अंतिम बिंदु के बाद पीएच एकदम 8 से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि प्रबल अम्ल इनिशियली है तो पीएच रेंज 3 से नीचे भी है, तो ये दोनों रेंज में आप देख रहे हैं मिथाइल ऑरेंज भी आ रहा है और फिनोल्फथलीन का, मतलब है इस अनुमापन में दोनों इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से मान लो हम यहां पर
ठीक है, क्षार का अनुमापन अम्ल से करा रहे हैं, तो क्षार पहले इनिशियली रहेंगे तो पीएच ये देख रहे हैं कि लगभग ये 8 से ऊपर ही रहेगा, प्रबल क्षार है, तो यहाँ पर फिनोप्थिलीन आ ही रहा है। और जैसे ही अम्ल मिलाना शुरू करोगे फिर अंतिम बिंदु 7 पे मिलेगा, उसके बाद 1 ड्रॉप भी डालोगे तो माध्यम का पीएच 3 से नीचे पहुंच जाएगा, तो ये मिथाइल ऑरेंज की परास को भी क्रॉस कर गया। तो इसका मतलब है कि हम इस इंडिकेटर में, मतलब इस अनुमापन में, ठीक है, दोनों में से किसी का भी इंडिकेटर का यूज कर रहे हैं। मतलब अगर हम प्रबल अम्ल का अनुमापन ले रहे हैं प्रबल क्षार से, ठीक है, तो हम उसमें थोड़ा सा फिनोप्थिलीन डाल दें और टाइट्रेशन स्टार्ट कर दें, अंतिम बिंदु पर फिनोप्थिलीन कलर दे देगा। या आप प्रबल क्षार ले लें और उसमें मिथाइल ऑरेंज डाल दें और फिर टाइट्रेशन शुरू कर दें और आप देखोगे कि मिथाइल ऑरेंज अपना कलर चेंज कर देगा अंतिम बिंदु के बाद। तो इस तरह से दोनों, अतः प्रबल अम्ल प्रबल क्षार अनुमापन मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे इस तरह के लवण आपको, जैसे NaOH QH HNO3 QH H2SO4 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 आदि के अनुमापन अगर आपको दिए हैं और लिखा है इनमें से कुछ शीर्षक का प्रयोग कर सकते हैं, तो दोनों को कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला अनुमापन में आते हैं, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार अनुमापन। तो मैंने देखो बच्चों वहां बताया था कि दुर्बल अम्ल या प्रबल अम्ल का अनुमापन अगर प्रबल क्षार से करा रहे हैं तो आप फिनोप्थिलीन इंडिकेटर का प्रयोग कर सकते हैं। तो दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार अनुमापन लेकिन कर रहे हैं, तो दुर्बल अम्ल में इस अनुमापन में अंतिम बिंदु के बाद माध्यम का पीएच क्षार मिलाने से 8 से अधिक हो जाता है, किंतु 6 से नीचे नहीं आता। ठीक है, अतः इस अनुमापन में केवल फिनोप्थिलीन सूचक का प्रयोग किया जा सकता है, मिथाइल ऑरेंज का नहीं। देखो अगर आपने एक दुर्बल अम्ल लिया बच्चों, तो उसका वैसे भी पीएच 3 से ऊपर से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि दुर्बल अम्ल है तो पीएच 3 या 4 से ऊपर ही जाएगा। अब आपने उसमें तो ये मिथाइल ऑरेंज की रेंज से तो ऊपर ही जा रहा है ना, तो आप मिथाइल ऑरेंज तो मिला ही नहीं सकते। दुर्बल अम्ल में अगर मिला भी दिया मिथाइल ऑरेंज तो क्षारीय माध्यम में तो मिथाइल ऑरेंज वैसे भी चेंज नहीं करेगा और नीचे तो है ही वो कलर अलग। तो इस तरह से एंड पॉइंट आएगा जो कि 7 से अधिक होगा बच्चों, अभी मैंने आप बता चुका हूं। और उसके बाद अगर आपने 1 ड्रॉप भी प्रबल क्षार मिला दिया तो माध्यम का पीएच 8 से ऊपर पहुंच जाएगा, और अगर आपने फिनोप्थिलीन मिला के रखा है तो तुरंत आपको क्या कलर मिल जाएगा, पिंक कलर। तो इस तरह से हम दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार अनुमापन में फिनोप्थिलीन का यूज कर सकते हैं। और अगर हमने यहां से देखो कि प्रबल क्षार का अनुमापन आप दुर्बल अम्ल से कर रहे हैं, तो आप इस समय मिथाइल ऑरेंज फिर भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये यहीं से पीएच रुक जाएगा। तो यहां पर भी फिनोप्थिलीन की परास को पार कर रहा है। तो इसका मतलब है सीधा सा है कि इस अनुमापन में हम केवल और केवल किसका यूज कर सकते हैं, फिनोप्थिलीन का, मिथाइल ऑरेंज का नहीं कर सकते बच्चों। क्यों? क्योंकि माध्यम का पीएच मिथाइल ऑरेंज की पीएच परास को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, केवल फिनोप्थिलीन को। ठीक है, और ये अनुमापन के लिए आप एग्जांपल देखें, जैसे कि एस्टिक एसिड और NaOH, फॉर्मिक एसिड और NaOH, समझिए ना, इनका अनुमापन अगर आपको लिखा है जैसे HCOOH और NaOH, ठीक है, इसी तरह से CH3 COOH और KOH है या NaOH है, या H2CO3 है और प्लस NaOH है। तो अगर इस तरह के अनुमापन आप कर रहे हैं तो इनका यूज कर सकते हैं, किनका, फिनोप्थिलीन का। फिर आता है प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार अनुमापन। अब देखो बच्चों यहां पर है प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार अनुमापन। इस अनुमापन के अंतिम बिंदु के बाद माध्यम का पीएच 8 से 2 तक बदलता है, मतलब यह है कि 8 से ऊपर नहीं जा सकता। अतः इस परास में केवल मिथाइल ऑरेंज का ही यूज कर सकता है। अपन ने पढ़ा है कि दुर्बल क्षार ले लो या प्रबल क्षार, अगर इसके अनुमापन में आप मिथाइल प्रबल क्षार से दुर्बल क्षार ले लो या प्रबल क्षार, और इसका अनुमापन आप प्रबल अम्ल से कर रहे हैं, तो आप मिथाइल ऑरेंज का यूज कर सकते हैं, क्योंकि दुर्बल क्षार माध्यम का पीएच 8 से ज्यादा नहीं होने देगा, लेकिन प्रबल अम्ल अंतिम बिंदु के बाद पीएच को 2 से नीचे तक पहुंचा सकता है, और इस 2 से नीचे ही मिथाइल ऑरेंज की परास आती है। इसका मतलब इस अनुमापन में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज का। यही लिखा है, अतः परास में केवल मिथाइल ऑरेंज रंग परिवर्तन दर्शाता है, किंतु फिनोप्थिलीन रंगहीन रहता है, इसलिए केवल मिथाइल ऑरेंज का ही प्रयोग कर सकते हैं। ग्राफ से भी देख लो आप कि अगर हम यहाँ पर क्षार लें और यहाँ पर हम अम्ल ले रहे हैं, सॉरी माध्यम का पीएच ले रहे हैं, तो यहां पर आपने क्षार मिलाना शुरू किया, तो क्षार चूंकि यहां पर
ठीक है, अम्ल प्रबल ले रहे हैं तो इसका पीएच तो आपको सॉरी, ठीक है, तो इसका पीएच तो वैसे भी प्रबल अम्ल का पीएच यहां पर ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो प्रबल अम्ल है उसका पीएच तो वैसे भी लगभग 2 या 3 रहेगा, तो ये मिथाइल ऑरेंज की परास को तो क्रॉस कर रहा है। लेकिन अंतिम बिंदु के बाद आप कितना ही दुर्बल क्षार मिलाते रहें, पीएच पहुंचेगा ही नहीं 8 तक, तो मिथाइल का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक इसी तरह से उल्टा देख लो कि अगर आप एक दुर्बल क्षार लेके प्रबल अम्ल मिलाना शुरू करोगे तो दुर्बल क्षार का पीएच फिनोक्सिलिन की परास से तो नीचे ही रहेगा, और अंतिम बिंदु के बाद एक ड्रॉप भी आपने अम्ल मिला दिया तो पीएच 8 से नीचे 3 से नीचे पहुंच जाएगा, जो मिथाइल ऑरेंज की परास को पार कर रहा है। इसका मतलब है इस अनुमापन में हम किसका यूज कर सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज का। अब अगर दोनों दुर्बल हो तो बच्चों इनका पीएच 8 से 5 के बीच में ही परिवर्तित होता है अनुमापन के दौरान, इसलिए इनमें कोई भी सीटीआर नहीं आ रही है किसी सूचक की, तो इसका मतलब है ना तो हम मिथाइल ऑरेंज का यूज कर सकते हैं ना ही फिनोक्सिलिन। वो इस तरह का ग्राफ दिखेगा कि मिथाइल ऑरेंज से ऊपर और फिनोक्सिलिन से नीचे की रेंज है, तो ऐसे में हम इन दोनों इंडिकेटर का यूज नहीं कर सकते। तो ये है सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर ड्यूरिंग द टाइट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कहां किस सूचक का प्रयोग करना है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन कर देते हैं। अज्ञात विलयन की सांद्रता आप कैसे निकाली जाती है बच्चों, तो नॉर्मलता के आधार पर, तो ज्ञात विलयन और माध्यमिक विलयन के बीच में अगर आपने अनुमापन किया है तो N1V1 = N2V2, यहां ज्ञात विलयन ले लें, यहां माध्यमिक विलयन ले लें, N2 निकाल लें, और जब आप N2 निकाल लोगे तो आपको माध्यमिक विलयन की सांद्रता याद है, नॉर्मलता सांद्रता ज्ञात हो जाएगी। अब आप अज्ञात विलयन और माध्यमिक विलयन के बीच में टाइट्रेशन कर लें और ठीक है, और इस तरह से अज्ञात विलयन की नॉर्मलिटी निकाल लें। ये आपको पता है N4V4 और N3, और आगे बढ़ जाए तो N यहां पर देखो एक बार समझें कि ये है ज्ञात विलयन N1V1 और ये क्या है बच्चों, माध्यमिक विलयन N2V2। यहां पर मैंने माध्यमिक विलयन की नॉर्मलता निकाली N2 = N1V1/V2। देखो N1 ज्ञात विलयन की नॉर्मलता है जो हमें पता हो, V1 ज्ञात विलयन का आयतन है, ठीक है। N2V2 में N2 हमें निकालना है और V2 है माध्यमिक विलयन का आयतन। तो आप मान लो पिपेट से 20 ml माध्यमिक विलयन ले लें और ब्यूरेट में ज्ञात विलयन भर दें, तो ब्यूरेट के आयतन से देख के पता चल जाएगा V1 कितना है, V2 आपको पता है, ज्ञात विलयन की नॉर्मलता पता है, N2 आ जाएगा, ठीक है। अब अज्ञात विलयन की सांद्रता निकालनी तो हम N3V3 = N4V4 रख दें, तो यहां N3 हो गया अज्ञात विलयन की नॉर्मलता जो हमें निकालनी है, V3 अज्ञात विलयन का आप पिपेट से आयतन ले लें, 20 ml मान लो V3 ले लिया, N4 आपको पता होगा, N4 N2 ही होगा, मतलब जो N2 है वही मैंने यहाँ पर N4 है माध्यमिक विलयन की नॉर्मलता, तो मैंने यहाँ रख दिया है N4 की जगह N2, और V4 आप ब्यूरेट से पाठ्यांक पता चल जाएगा, तो N3 निकलाएगा N4V4/V3। हमें ये N4 पता है, मतलब N2 पता है, V4 हम ब्यूरेट से ले लें, V3 पिपेट का आयतन हो गया। इस तरह से आपने N3 निकाल लिया, चूंकि N4 अभी आपने देखा है कि N2 के बराबर है और N2 की वैल्यू है N1V1/V2, तो मैंने यहां रख दिया N1V1/V2 और बाकी V4/V3, तो N3 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और N3 की वैल्यू पता है तो बस नॉर्मलिटी आ गई। अब सांद्रता निकालनी है तो नॉर्मलिटी इनटू अज्ञात पदार्थ का तुल्यांक ही बाहर कर। तो इस तरह से आपने देखा कि आप ज्ञात अज्ञात विलयन के और डायरेक्ट केवल माध्यमिक अज्ञात और अज्ञात के बीच में ही अनुमापन है डायरेक्ट, तो बस यही खत्म हो जाएगी बात N2 तक ही, ठीक है। अब मान लो आप मोलरता के आधार पर निकाल रहे हैं तो आप नॉर्मलिटी नहीं पता, तो M1V1/N1, यहां पर ही बता दूं N1 मतलब हो जाएगा ज्ञात विलयन के घटक का रस समीकरण मिति स्थिरांक। समझ गए बच्चों, ये क्या है, रस समीकरण मिति स्थिरांक। और N2 माध्यमिक विलयन का रस समीकरण मिति स्थिरांक हो जाएगा, तो M2 निकाल लो माध्यमिक विलयन का M1V1/N1 N2 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, V2। अब M3V3 M4V4 हो जाएगा, तो ये यहां पर हमें अज्ञात ले लिया और ये क्या हो गया बच्चों, ये उनके क्या हो गए N3V3 उनके रस समीकरण मिति स्थिरांक, यहाँ M4 की जगह M2 रख देंगे,
तो M3 आ जाएगा, M3 आ गया तो सांद्रता M3 इंटू अणु भार कर दो, बस आंसर आ गया। जैसे ये क्वेश्चन समझाया कि ऑक्जेलिक एसिड ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात कीजिए, इसके लिए ज्ञात सांद्रता वाला ऑक्जेलिक अम्ल 12.68 ग्राम पर एमएल दिया गया है माध्यमिक विलयन NaOH। तो हमें यहां पर ऑक्जेलिक एसिड लिया है आपने, ठीक है, और NaOH से रिएक्शन कराई, सोडियम ऑक्सीडेट बना, तो ज्ञात ऑक्जेलिक अम्ल की मोलरता, तो आपको ये तो मात्रा ग्राम प्रति लीटर में, तो मोलरता निकाल लिया आपने 0.1। अम्ल का लिया गया आयतन, मान लो V1 20 ml है ना, आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है। NaOH का प्रयुक्त आयतन V2 18.2 है, ब्यूरेट से पता चलेगा, मतलब ये किससे ले लिया आपने, PP8 से। ये क्या हो जाएगा, ब्यूरेट पाठ्यांक, उसकी वैल्यू मतलब ये, और ये इसका पाठ्यांक है, ठीक है। बस आपने यहां पर M2 निकाल लिया ऑक्जेलिक अम्ल से। ये ज्ञात विलयन था ऑक्जेलिक एसिड, क्योंकि इसकी सांद्रता आपको बताई गई थी, वॉल्यूम आपने फिक्स कर ही लिया था, और इस तरह से आपने यहां से M2 निकाल ली, मतलब माध्यमिक विलयन NaOH की मोलरता, जो कि M4 के बराबर हो गई। फिर अज्ञात विलयन ले लिया आपने, मान लिया M3B3 अपॉन और उसका N3, ठीक है। रस समीकरण स्थिरांक यहां से पता चलते हैं बच्चों, जैसे यहाँ 2 रखा है ना मैंने, यहाँ 1 है, तो ऑक्जेलिक एसिड का रस समीकरण स्थिरांक कितना हो गया, 1, क्योंकि उसका 1 मोल दिख रहा है। और NaOH का रस समीकरण स्थिरांक कितना हो गया, 2, क्योंकि उसके 2 मोल है। तो इस तरह से M2 आ गया आपके पास, M2 ही क्या है, M4। फिर अज्ञात विलयन ले लें। अज्ञात विलयन का मतलब है यहां पर आपको अज्ञात ऑक्जेलिक एसिड है, तो उसका रस समीकरण स्थिरांक तो 1 ही रहेगा। उसका पाठ्यांक आपने 20 ml ले लिया था, M3 आपको निकालना है, M4 की जगह मैंने M2 रख दिया, है ना। V4 ब्यूरेट से निकल आएगा, M4 ये 2 हो जाएगा, क्योंकि NaOH का रस समीकरण स्थिरांक 2 है, और इस तरह से आपने M3 निकाल लिया, स्ट्रेंथ आ गई। तो चाहे अगर मान लो आपको ज्ञात और अज्ञात के बीच में ही डायरेक्ट रिएक्शन दी है, तो आपको दूसरा स्टेप यूज करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये है टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन और उसके क्वेश्चंस। मैं समझता हूं एक बार अच्छी तरह समझोगे, लिखोगे, नोट्स बनाओगे और ये समझोगे, वीडियो देखोगे, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि लैब में आपसे कभी गलती नहीं हो सकती रीडिंग करने में। समझ गए ना। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक था एसिड बेस टाइट्रेशन।